हाँ तो नमस्ते बच्चों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बी का एक संपूर्ण हल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस प्रश्न पत्र में को आपने घर पर भी खुद किया होगा और जिस छात्र को भी यहाँ पर डिफ़िकल्टीज है वो अब यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से इसको समझे, देखे और फिर पुनः बिना देखे करने का प्रयास करें। इस प्रश्न पत्र में एक एक प्रश्न को मैं हल करके आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप ध्यान से वीडियो को देखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए, जिसमें आपको त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर एबी आपको दे रखा है। सी डी का मान 6 सेंटीमीटर है, ई सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, बी 12 सेंटीमीटर और डी की वैल्यू अपने को निकालना है। बच्चों त्रिभुज एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी आपको बनाना है यहाँ पर, जिसमें आपको डी जो है वो ए बी के समानांतर भी खींचना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बना लेंगे। अब त्रिभुज एबीसी बनाने के बाद में डी समानांतर है ए बी के, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको रेखा खींचनी पड़ेगी क्योंकि ए बी ये रेखा है, तो इसके समानांतर आपको रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर हमने डी जो है वो ए बी के समानांतर खींच दिया। अब जो जो वैल्यूज आपको दे रखी है उसको यहाँ पर हमें यहाँ पर पुट करना है। त्रिभुज के अंदर सी डी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर आप यहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद ई सी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ई सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर यहाँ रख दीजिए। बी की वैल्यू है आपके पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर यहाँ रख दीजिए। डी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है या ए डी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं इसमें क्या होगा आपको, चूंकि डी समानांतर है ए बी के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी बटे डी सी, उल्टा भी लिख सकते हैं और सीधा भी हम इसको लिख सकते हैं। ए डी बटे डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन ई सी हो जाएगा। ओके बच्चों, बी अपॉन ई सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए डी बटे डी सी और बी ई अपॉन ई सी हमने यहाँ लिख दिया। ए डी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ओके बच्चों, डी सी की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू आपके पास 12 है और ई सी की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है बच्चों, 8 है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ए डी की जो वैल्यू आएगी आपके पास 6 तिरे गुणा हो जाएगा, 6 इंटू 12 बटे 8, तो 12 छंग 72 बटे 8, 8 से कितनी बार कटेगा, 9 बार, 8 नम 72। तो ए डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 9 आएगी। तो यहाँ पर आपको 9 पर राइट का निशान लगाना है, 9 यहाँ पर लिखना है, 9 सेंटीमीटर होगा। दो संख्याएं ए बी इस प्रकार है कि ए बी ए इंटू बी, जो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 432 दे रखा है। ए सी एफ ऑफ ए बी की वैल्यू 6 दे रखी है। आप बच्चों को सबको पता होगा, इसमें एक फार्मूला है। तो ए सी एफ ऑफ ए बी 6 है, तो आपको एलसीएम ऑफ ए बी निकालना है। तो बच्चों एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, सब बच्चों को पता है, इसमें होगा ए क्रॉस बी अपॉन एच सी एफ ऑफ ए बी। ओके, एलसीएम ऑफ ए बी निकालना है। ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए इंटू बी की वैल्यू 432 है, तो 432 में बच्चों किसका भाग देना है आपको, 6 का भाग देना है। एच सी एफ का वैल्यू 6 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 7 72 और 6 दूना 12, 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर 72 पर आपको निशान लगाना है। इसके बाद है, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए होता है। बच्चों ए पर आपको निशान लगाना है, ए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू, को किसमें नहीं होता है, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं बी वन बटे बी टू, सब बच्चों को पता है। अद्वितीय हल, जब एक अद्वितीय हल होता है तो उसमें इस स्थिति को यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं। श्रेणी दे रखी है आपको 6 12 18 का, कौन सा पद यहाँ पर 54 है। तो यहाँ पर देखो 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, तो 6 का पहाड़ा आ रहा है। 6 नम कितने होते हैं, क्योंकि नौवा पद है आपको, देखा जाए तो 6 नम 54 होते हैं, तो यहाँ पर नौवा पद हम डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर, जिसमें आपको दे रखे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों आपको फार्मूला पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग, यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा फर्स्ट वाला। इसके बाद आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति है, इसमें भी आप देख लीजिए। यहाँ पर प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र बच्चों सबको पता होगा, डी बराबर होता है बी वर्ग माइनस 4ac, इसमें आपको लिखना है। यदि किसी समांतर श्रेणी एन समांतर श्रेणी का एनवा पद आपको ये दे रखा है, तब श्रेणी का प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए, इसमें एन की वैल्यू 1 रख दीजिए। एन बराबर यदि 1 रखेंगे, ध्यान से देखिए, तो एन बराबर यदि 1 रखेंगे 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 और 3 कितना होगा 5, तो प्रथम पद यहाँ पे कितना होगा 5 होगा। यदि दूसरा पद बोलते तो यहाँ पे 2 रख देते, तीसरा पद बोलते तो यहाँ 3 रख देते बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे,
वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर छेदक रेखा आपको लिखना है, छेदक रेखा कहते हैं। ओके, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ बच्चों आपको समान लिखना है। ओके, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा? मैंने आपको एक वीडियो यहाँ पर बना रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है कि किस तरीके से यदि आधार और लंब बराबर होते हैं तो कोण जो होता है बच्चों, हमेशा आपको ध्यान रखना है कितना होगा? 45 डिग्री का कोण होगा। तो उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 3 मीटर ऊंची मीनार है और उसको 3 मीटर दूरी से देख रहे हैं उसके शिखर को, तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो उन्नयन कोण होगा वो 45 डिग्री होगा। ओके बच्चों, ध्यान रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सत्य असत्य क्वेश्चन है। अरे, किसी बिंदु का भुज 0 है, कोटि 3 है, तब वह एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो एक्स अक्ष पर स्थित कौन होता है? एक्स अक्ष पर स्थित वो होता है जिसमें y का मान 0 होता है, मतलब x0, जिस प्रकार से हम लिख सकते हैं ये x0 जो बिंदु है वो एक्स अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर भुज 0 है, तो भुज तो 0, भुज का मतलब तो x होता है, x का मान 0 है ही नहीं। तो यहाँ पर भुज 0 है और कोटि 3 है, तो भुज 0 है, कोटि 3 है, तो बताइए ये कौन से अक्ष पर होगा? ये आपको y अक्ष पर होगा। तो यहाँ पे x अक्ष पर बोला है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान 0 है तब उसके मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। सही बात है, क्योंकि विविक्त कर का मान 0 है तभी तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। यहाँ पर आपको ट्रू लगाना है। श्रेणी 2 -2 2 -2, ये अलग प्रकार की आ रही, 2 के बाद -2 आ गया, फिर 2 के बाद फिर -2 आ गया, ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये फाल्स लगाएंगे अपन। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है या अवनमन कोण बनता है? तो ये तो फाल्स हो जाएगा आपके पास। ओके, क्योंकि ऊपर की ओर देखने पर तो उन्नयन कोण बनेगा, यहाँ पर अवनमन कोण लिखा हुआ है, इसलिए फाल्स हो जाएगा। एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और बेलन का संयोजन है, बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर सत्य लगाना है आपको। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है, बिल्कुल सत्य है, 1 से अधिक नहीं होती है। 0 से 1 के बीच में या 0 और 1 दोनों हो सकती है, तो 1 से अधिक तो कभी भी नहीं हो सकती, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो यहाँ ट्रू लगाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आपको ध्यान से देखना है 1 + कोट वर्ग थीटा। तो 1 प्लस बच्चों कोट वर्ग थीटा बराबर क्या होता है? आपको सबको पता है कोसेक वर्ग थीटा होता है। तो इसमें आपको कोसेक वर्ग थीटा पर निशान लगाना है। कोसेक वर्ग थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ये फर्स्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ये है सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1/cos थीटा, यहाँ पर सेकंड वाला हो जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ 1 वाला ऑप्शन जहाँ पर भी हो आपको 1 लगाना है। यहाँ पर ये आ गया आपके पास कौन सा नंबर का था? ये आपका 3rd नंबर का था, तो यहाँ पे आपको 3rd लिखना है, तो 3rd का आंसर आ जाएगा 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों? 2πr होती है, तो 2πr पर यहाँ पर 4th वाला ऑप्शन ये हो जाएगा 2πr। और इसी के नीचे वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको ये πr वर्ग होता है, ये 5th वाला हो जाएगा। और एक और है असंभव घटना की प्रायिकता। तो असंभव घटना की प्रायिकता बच्चों क्या होती है? 0 होती है, तो यहाँ पे 6 में 0 आ जाएगा ये। ओके बच्चों, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी बच्चों? धनात्मक है, तो उस स्थिति में मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। ओके, और असमान मूल जो होंगे वो असमान होंगे, यहाँ पर आपको लिखना है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सही है, सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं। हाँ होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो स्पर्श रेखा जो होती है वो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। बिंदुओं 1 4 3 2 को मिलान रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, बहुत ही ईजी है और इसको आपको बच्चों ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है ये, और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है लेकिन बहुत ईजी रहता है ये। कुछ नहीं करना है, केवल इन दोनों को जोड़ना है। इसमें 1 और 3 को जोड़ना है और बटे में 2 करना है। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे, बटे में 2 करेंगे। इसके बाद 4 और 2 को जोड़ेंगे, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे, बटे में 2 करेंगे। 3 और 1 4, 4 बटे 2 कितना? 2 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 6 बटे 2 मतलब 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा बच्चों। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
प्रश्न का सूत्र लिखिए। तो सूत्र होगा 2। अब आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ए और बी और सी क्या है, यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद है 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 का बहुलक। तो बहुलक मतलब सबसे अधिक बार कौन सी संख्या यहाँ पर आ रही है वो उसका बहुलक होगा। तो यहाँ 7 इसका बहुलक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बच्चों, इसमें व्याख्या कीजिए वाला 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। तो इसमें और इसमें भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्योंकि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, ओके, यहाँ पर इन दोनों में से 13 कॉमन निकल जाएगा। तो 7 गुणित 11 धन 1 हो जाएगा, 13 77 धन 1 हो जाएगा, तो 13 गुणित 78 हो जाएगा। अब ये जो नंबर आया है आपके पास, ये जो पूरी संख्या है ये इसका नंबर है। तो इसमें ये जो संख्या है ये इसके गुणनखंड 13 और 78 आ गए हैं। मतलब 78 को भी हम लिख सकते हैं क्या, 13 78। इस प्रकार से हम 13 गुणित 6 हो गया, तो इसके गुणनखंड हो गए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है। पहली वाले के लिए हम ऐसा करेंगे 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। अब इसमें से हम 5 कॉमन निकालेंगे, 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 1, फिर हम धन 1 करेंगे। तो 5 7 6 42 42 होकर इसका पूरा इंटू करेंगे, प्लस ही करेंगे। तो इसमें जो भी नंबर आएगा वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हम बोल देंगे कि ये भी एक भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर व्यक्त करना है। तो 5005 को बहुत सिंपल है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड हम किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे 5 से इसके गुणनखंड करेंगे, 5 एकम 5 0 1। फिर इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे 7 से हो जाएगा ये 7 एकम 7। फिर हो जाएगा आपके पास 3 0 7 चौक 28 और 7 तिया 21। फिर इस प्रकार से यहाँ से 11 से हो जाएगा 11 एकम 11, फिर 11 तिया 33। इस प्रकार से 13 एकम 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे बच्चों 5005 के, वो होंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, आपको उसमें लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। केवल एलसीएम बच्चों ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसमें 6 72 और 120, तो 6 के हम गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3, 6 के कर लिए हमने। इसके बाद किसके करेंगे, 72 के करेंगे। 72 का आएगा 36 2 18 2 9 3 3 एकम 3, ये 72 के आ गए। इसके बाद 120 के करेंगे, 120 के भी हम कर सकते हैं 60 30 2 15 3 5 एकम 5। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि में अब 6 के करेंगे 2 गुणित 3, 6 के जो आए हैं अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से 72 के क्या आए बच्चों, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ये अभाज्य गुणनखंड इसके आए 72 के। और 120 के क्या आए हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, इस प्रकार से आए हैं। अब इसका जो एलसीएम आपको निकालना है बच्चों, तो ध्यान से देखिए। अब एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉमन क्या है, 2 है। इसके बाद 3 भी आपके पास ये आ गया है 3, ओके। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 गुणित 3, तो ऊपर वाले में है ये 2 की घात 3 आ गया, और ये 2 की घात 3, और 3 2 बार है, तो यहाँ पर 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे, 2 की घात 3 का 8 9 72 और गुणित 5, 72 गुणित 5 कितने हो गए 360। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 6 72 और 120 का जो एलसीएम आएगा वो 360 आएगा। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की घात 1 शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसको मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख रखा है, आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए। इसमें किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n के शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अर्थात ये 5 जो है से विभाजित होना चाहिए, परंतु 4 की घात n में 2 गुणित 2 पूरे की घात n में 2 अभाज्य संख्या है, 5 तो है ही नहीं इसमें, 5 का गुणनखंड नहीं है, 5 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो 5 नहीं है। अतः 4 की घात n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी बच्चों, आपको इसके अंदर ये लिखना है। ओके बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है
द्विघात बहुपद के शून्यंक जो है वो ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के शून्यंक बहुत ईजी है, एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्यंक आपको निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2x माइनस के 8, इसके गुणनखंड हम कर लेंगे, x कॉमन x माइनस 4 प्लस x 2 कॉमन x माइनस 4, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 4 दोनों में ही है, तो x माइनस 4 क्या बचा अंदर आपके पास x प्लस 2, तो इसके शून्यंक क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 4 हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि बराबर में जीरो लिखेंगे इसको, तो x माइनस 4 बराबर 0 मतलब x बराबर 4, x धन 2 बराबर 0, तो 2 उधर चला गया माइनस 2, तो यहाँ पर दो शून्यंक आपके आ जाएंगे। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यंकों का योग एवं गुणनफल 1/4 और -1 है, तो इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, आपको पहले तो द्विघात बहुपद को लिखना है, एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी, ये द्विघात बहुपद हो गया। अब इसमें अल्फा धन बीटा का मान कितना दे रखा है, 1/4, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए अल्फा धन बीटा बराबर 1/4 है, ओके, और माइनस बी बटे ए होता है अल्फा धन बीटा बराबर, तो ए की वैल्यू 4 हो गई, ओके, और बी की वैल्यू -1, लेकिन यहाँ पर गुणनफल भी आपको दे रखा है, तो अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, सी बटा ए, सी बटा ए का मतलब माइनस का 1 दे रखा है चूंकि यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखो यहाँ 4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ए का मान 4 ऊपर है, तो यहाँ पर भी ए का मान 4 करने के लिए यहाँ 4 का इंटू नीचे किया, तो 4 का इंटू आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए, तुलना करना है, तो तुलना करना है, तो ए बराबर तो 4, इसमें भी नीचे ए बराबर 4, ओके, तो ए की वैल्यू तो 4 आ गई। अब बी की वैल्यू कितनी होगी, -1, बी की वैल्यू -1, तुलना कर रहे हैं अपन, और सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सी बराबर कितना है आपका, ये ध्यान रखना है, सी बराबर -4, 1 का गुणा 4 में करेंगे -4, तो सी बराबर -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस द्विघात बहुपद जो लिखा है इसमें आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, तो द्विघात बहुपद कैसा हो जाएगा, 4x वर्ग, ए की वैल्यू 4 रख दिया हमने, धन माइनस, क्योंकि माइनस का बी है 1 है, तो 1x, ओके, और सी की वैल्यू -4 है, तो इस प्रकार से ये द्विघात बहुपद आ जाएगा। बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद है द्विघात बहुपद x वर्ग के शून्यंकों का योग ज्ञात कीजिए। शून्यंकों का योग, ये पहले भी क्वेश्चन था आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें x वर्ग -3 बराबर 0, शून्यंक निकाल लेते हैं पहले अपन, x वर्ग बराबर 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √3, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर शून्यंक को हो जाएंगे प्लस का √3 और माइनस का √3। अब उसने बोला है शून्यंकों का योग, तो शून्यंक को मतलब योग करना है, तो अल्फा धन बीटा इन दोनों का योग करना है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इनको योग करेंगे, तो √3 माइनस √3 कितना आ गया, 0 आ जाएगा। तो शून्यंकों का योग कितना होगा बच्चों, 0 होगा, यहाँ पर आपको 0 लिखना है। इसके बाद है px के लिए y बराबर px में ग्राफ दिया गया है, px के शून्यंकों की संख्या तथा कारण सहित बताइए। तो शून्यंकों की संख्या क्या है, सबसे पहले तो बताओ, शून्यंकों की संख्या 0 है, क्यों, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को नहीं काट रहा है, ये x अक्ष है इसको नहीं काट रहा है, तो शून्यंकों की संख्या तो 0 है। उसका क्या कारण है, क्योंकि ये x अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, ये आपको इसके अंदर लिखना है कारण में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जिसमें आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद में 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त करो। तो इसको हमने आपके लिए कर रखा है, आप इसको नोट डाउन करिए, यहाँ पर समझिए किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए, इसमें आफ्ताब की वर्तमान आयु आपको x वर्ष मान लेना है, पुत्री की आयु को y वर्ष मान लेना है। अब प्रश्न को पढ़ रहे हैं एक 7 वर्ष पूर्व, तो इस दोनों में से 7 को घटाना है, x - 7 और y - 7 दोनों को घटा लिया, और 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था, गुणित 7 करना है, इसको सॉल्व करना है आपको, 7y 7 7 × 50, इसको हल कर लेना है, समीकरण 1 आ जाएगी। प्रश्नानुसार पुनः प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, आफ्ताब बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद जो है वो 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो 3 वर्ष के बाद तो x+3 और y+3 दोनों में जो है वो 3 जोड़ देंगे और इंटू 3 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 का इंटू कर देंगे, 3y 3 3 9 हो जाएगा, इधर चल जाएगा, इस प्रकार से समीकरण 2 आ जाएगी। इस प्रकार से आपको बीजगणित रूप में इसको व्यक्त करना था। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हो। तो कौन सी भी रेखाएं आप लिख सकते हैं, जो समांतर रेखाओं के लिए शर्त आपको ध्यान होना बच्चों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ये आपको इस प्रकार के समीकरण लिखना है जिसके अंदर c1/c2 बराबर नहीं हो, a1/a2 और b1/b2 बराबर हो।
तो आप लिख सकते हैं कौन सी भी समीकरण, जैसे कि आप लिख सकते हैं 2x धन 3y बराबर 6 लिख दो। ओके, फिर लिख दो आप 2x धन 3y वापिस से इक्वल टू 8 लिख देंगे। इसमें ये देखो समांतर रेखाएं हो गई। इसमें a1/a2 बराबर b1/b2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 1 और 6/8 ये बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से कौन सी भी समीकरण हम वहाँ पर लिख सकते हैं, आपकी इच्छा पड़े जो समीकरण लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना आपको, ये जो है इसका अनुपात और इसका जो अनुपात है a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। गुणनखंड विधि से समीकरण √2x वर्ग धन 7x 5 √2 का हल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, तो इसको कैसे हम करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए। √2x², तो इस 7 को हम लिखेंगे 5x + 2x। ओके, 5 दूना 10 हो जाएंगे और 5 और 2 कितने चाहे थे, 7 हो जाएंगे। तो 5 √2 का √2 में इंटू करेंगे, 10 आना चाहिए और 5 और 2 मिलकर 7 होना चाहिए। तो 5 √2 = 0। अब इन दोनों में से आपको x कॉमन निकल रहा है, तो √2x + 5 प्लस, अब इन दोनों में से आपको जो है क्या कॉमन निकालना है, 1 कॉमन, क्योंकि यहाँ पर सॉरी √2 कॉमन निकलेगा। तो √2 कॉमन निकलेगा तो 2 में से √2 कॉमन निकलेगा, तो √2 और x ऐसा का ऐसा ही और +5 इक्वल टू क्या है, 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यह आएगा आपका √2x + 5। ओके, और x प्लस क्या आएगा, √2, बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। ध्यान से वीडियो को देखिए, तो √2x + 5 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस √2 इक्वल टू 0 होगा। तो इसके जो है मूल्स भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू हो जाए -5/√2 या x इक्वल टू -√2। इस प्रकार से दोनों मूल आप निकाल सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात की, इसके लिए दोनों मूल बराबर हो, तो d का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए मूल बराबर होने के लिए। ध्यान से देखिए इसमें, तो b वर्ग -4ac बराबर 0। ओके, b की वैल्यू कितनी है, k वर्ग -4, a की वैल्यू 2 है दिख रहा होगा, और c की वैल्यू यहाँ पर 3 है इक्वल टू 0। तो k वर्ग -8 या 24 हो जाएंगे बराबर 0। k इक्वल टू हो जाएगा 24, k वर्ग इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो k इक्वल टू √24। √24 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 4 × 6 लिख सकते हैं, मतलब 2 × 2 √6 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 4 बार आ जाएगा 2 के रूप में। इस प्रकार से 2 √6 आपको यहाँ पर k की वैल्यू आएगी। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का कौन सा पद, माना कि nवां पद 181 है, तो ध्यान से देखिए इसमें हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। इसमें 181 nवां पद है, माना कि a + n-1 × d। ओके, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से माइनस का 81 हम इसको लिख देंगे। a की वैल्यू कितनी है, 21, यह प्रथम पद 21 है यहाँ पर, प्लस n पता करना है -1 × d। 18 में से 21 जाएगा, माइनस का 3 होगा, ये -3 हम यहाँ लिखेंगे। ये 21 इधर गया, तो माइनस का 81 -21 बराबर यहाँ बचेगा n-1 और -3 बाहर है ही सही। ये कितना होगा, ये हो जाएगा बस माइनस के 102 हो जाएंगे, और बटे में माइनस का 3 आएगा इक्वल टू -1 n माइनस प्लस 3 से कटेगा, कितनी बार कटेगा है, 3 3 9, 3 4 12 34 और 1 इधर से आ जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा बच्चों, 35। तो n की जो वैल्यू आएगी वो 35 आ जाएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। श्रेणी ये देखिए आपको 7 13 19 सॉरी 205 में पदों की संख्या की निकालना है। तो पदों की संख्या हम माना कि ये पदों की संख्या n है, तो हम इसको भी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसमें पदों की संख्या निकालना है, 205 माना कि nवां पद पदों की संख्या है। ओके, जैसे कि an बराबर, वो कोई फार्मूला लगेगा इसमें, a + n-1 × d। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 7 है, n पदों की संख्या पता करना है। इसके बाद आपको यहाँ करना है d कितना है, 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बचेगा, 7 इधर गए, 205 में से 7 जाएंगे और बटे में क्या 6 आ जाएंगे, डायरेक्ट कर देंगे n-1। 205 - 7 198, ओके, बटे 6 से कटेगा, कितनी बार कटेगा ये, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 3 18 और 3 33 हो जाएंगे। 33 धन 1 इधर आ जाएगा बराबर n, तो कितना आएगा, 34 आएगा। तो इसकी वैल्यू 34 आएगी, इसकी वैल्यू 35 आएगी। तो दोनों क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसके बाद है आकृति डी समानांतर बीसी में ईसी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है,
आराम से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ईसी की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। एडी बटे, और बच्चों को तो रटा हुआ भी होगा, एडी बटे डीवी ए बटा ई सी। एडी की वैल्यू है 1.5 सॉरी, डीबी की वैल्यू 3, एसी की ए की वैल्यू 1 है, ईसी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ईसी इंटू 1.5 हो जाएगा, ओके, 3 इंटू 3। अब 1.5 नीचे आएगा तो ईसी जो हो जाएगा वो 3/1.5, ओके, 15 दूना 30। तो ईसी की जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 सेंटीमीटर आपको लिखना है। क्या त्रिभुज पी क्यू आर भुजा इसमें दे रखी है, तो आपको प्रूव करना है यहाँ पर ई एफ जो है वो क्यू आर के समानांतर है या नहीं। तो इसके बटे में इसको और इसके बटे में इसको कर लीजिए। ये दोनों के जो अनुपात यदि बराबर आते हैं तो आप लिख देंगे कि ई एफ जो है वो क्यू आर के समानांतर है। इसमें देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। 3.9 के बाई में 3 लिखेंगे, 3.6 के बाई में आपको 2.4 लिखेंगे। अब इसको आप सोल्व करेंगे दोनों बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि 3 से कटेगा 13 बार, 3 से कटेगा 10 बार, दशमलव ये 12 दूना 12 36, 12 दूना 24, 3/2 और 13/10 ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो ये समांतर ई एफ जो है क्यू आर के समांतर नहीं है, ये आपको लिखना है। एक्स वाई में संबंध निकालना है जिसमें एक्स वाई बिंदु से समदूरस्थ है। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर आपके लिए कर रखा है। आप ध्यान से वीडियो को देखिए और नोट डाउन करिए और इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए यहाँ पर किस तरीके से पी ए जो है वो पी बी के बराबर दे रखा, समदूरस्थ है। तो P एक निर्देशांक जिसके एक बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई हो गए। 2 बिंदु दे रखे हैं 3, 6 और -3, 4, जो दोनों बिंदु जो है ये दोनों बिंदु जो है वो एक्स वाई से समान दूरी पर हैं। तो P ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हम लिख देंगे। इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद में जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 3x धन वाई माइनस 5 बराबर 0। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। नोट डाउन करिए आप, ओके। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको ए बी और -a -b सभी बच्चों को पता होगा। इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता ही है, x2 - x1 पूरे का स्क्वायर और y2 - y1 पूरे का स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, x2 है माइनस का a और माइनस का a और a पूरे का स्क्वायर प्लस a2 की वैल्यू -b पूरे का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस का 2a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर हो जाएगा और 4b स्क्वायर हो जाएगा। 4 बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। साइन ए की वैल्यू 3/5 है, तो tan ए की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले आपको ट्राइंगल बनाना है, समकोण त्रिभुज। इसमें साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है 3 और कर्ण है 5। तो पाइथागोरस प्रमेय से सभी बच्चों को पता होगा ये कितना आएगा, 4 आएगा। नहीं हो तो निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको यहाँ पर ए देना है, ये एंगल लिया है अपन ने, तो tan ए की वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लाल बटे कक्का, सभी बच्चों को याद होना चाहिए, ओके। तो इसमें लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो tan ए की जो वैल्यू आएगी 3/4 आएगी। ये कितना बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। इसमें केवल वैल्यू रखना है और 2 × 1 2 इसकी आंसर आ जाएगा। देखो इसमें सिंपल तरीके से कर सकते हैं अपन। यहाँ पर लिखेंगे 2 और tan वर्ग 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 और sin 60। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 पूरे का स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 पूरे का स्क्वायर, ओके। दोनों सेम है, √3/2 पूरे का स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का है, कट गया, क्या बचेगा 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 = 2 आ गया इसका आंसर, ओके। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, जब एक सिक्के को ऊपर चढ़ाता है, साथ ही एक पट्ट आने की प्रायिकता भी आपको ज्ञात करनी है। दोनों में चित्त और पट्ट आने की प्रायिकता 1/2 लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि PE की वैल्यू दे रखी है आपको 0.05, E नहीं का प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो इसमें से कभी भी E नहीं निकालना हो तो उसमें एक में से उस दी गई प्रायिकता को घटाना है बच्चों, ध्यान रखना। 1 ऋण 0.05, एक में से उसको घटाना है तो कितना आएगा 0.95। तो PE नहीं का मान आ जाएगा 0.95। एक बक्से में 3 नीली है, 2 सफ़ेद है, 4 लाल गेंदें हैं, है ना। एक बक्सा कंचा निकाला गया है, प्रायिकता याद कीजिए कि उसमें से लाल हो। बहुत ही सिंपल है। PR, R का मतलब लाल,
टोटल नंबर ऑफ गेंद कितनी है, 3 4 5 9, 9 तो नीचे, हमेशा टोटल नीचे रहेगा। अब कितने निकालना, लाल, तो लाल कितनी है, 4 है, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/9, तो लाल होने की प्रायिकता आएगी 4/9। अब इनका नीला, तो नीली कितनी गेंद है, 3, तो पी यहाँ पर ब्लू कर देंगे, ओके, पी बी, और कितनी नीली, 3, और टोटल कितनी, 9, 3/9, ये इसका दोनों के आंसर आपको नोट डाउन कर लेना है। 20 खराब बल्ब है, तो सॉरी 20 बल्बों का समूह है, 4 खराब उसमें बल्ब है। इस समूह से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब हो, तो बल्ब खराब हो इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को मैंने कर रखा है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। बच्चों बल्बों की संख्या कितनी है, कुल 20, संभव परिणाम कितने हो गए, 20, ओके। इसके बाद बल्बों जो खराब बल्ब है उनकी संख्या कितनी है, 4, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 4 होंगे, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या, तो अनुकूल है 4, खराब बल्ब निकालना उसमें 4 बटे, टोटल बल्ब कितने, 20, 4/20, 1/5 इसका आंसर आएगा। बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक और चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी मैंने कर रखा है, आप ध्यान से देखिए। तो उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन को 45 चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर, इसमें 1.5 मीटर लंबा है, प्रेक्षक है, तो जो है चिमनी के शिखर को देख रहा है, 45 डिग्री के कोण से देख रहा है, कितने डिग्री दूरी से देख रहा है, 28.5 दूरी से देख रहा है। तो आपको बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 45 डिग्री का कोण है, तो जितना दूरी पाद बिंदु से उसका शिखर के या मीनार का पाद बिंदु से जितनी दूरी पर होगा उतनी ही मीनार की ऊंचाई होगी। तो 28.5 पक्का है, ये भी, ये यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 28.5 ही होगा, ओके। तो 28.5 और ये कितना है 1.5, तो 1.5 और 28.5 कितने हो गए, 30 हो गए। डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं, समझ में आ रहा, 28.5। इसको आप सोल्व किस प्रकार से करते हो, एच, ये एच हमने यहाँ मान लिया, एच इक्वल टू AB प्लस BC, AB प्लस BC हमने किया यहाँ पे, AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, H माइनस 1.5। अब ट्राइंगल AB में, AB इस ट्राइंगल में लेना 45 डिग्री, AB tan थीटा पर होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका H और आधार है इसका EB, आधार लंब है AB, H की जो वैल्यू आई, AB जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी H माइनस 1.5, तो H माइनस 1.5 लिख दिया, EB की वैल्यू 28.5 उधर गया, तिरक गुणा किया, 1.5 इधर आया, 28.5 में 1.5 जोड़ेंगे, 30 मीटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। इसमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। हालांकि ये पूरक कोण में tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगेगा, का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि आपके इस बार कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ। इसमें ध्यान से देखिए, इस प्रकार से चिमनी है, इसको 4 मीटर की दूरी से और एक 9 मीटर की दूरी से हम इसको देख रहे हैं, और मीनार की ऊंचाई आपको ये सिद्ध करना है, एच की जो वैल्यू है वो 6 आना चाहिए, सिद्ध करना है इसमें क्वेश्चन में। अच्छा, ये जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है एक दूसरे का, मतलब ये थीटा है तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ये ध्यान रखना है। पूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब एक थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, ये आपको इसमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब बस बहुत सिंपल, ABC और यहाँ पर D दे देते, त्रिभुज ABC लेंगे अपन, त्रिभुज ABC ले लें, तो इसमें हम लेंगे तो tan थीटा, लंब कितना है बच्चों, H बटे आधार कितना है 4, ओके, छोटा वाला त्रिभुज में दिख रहा होगा आपको। अब इसी प्रकार से बड़ा त्रिभुज लेंगे, tan 90 माइनस थीटा में लेंगे, बड़े त्रिभुज में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास लंब कितना, वही H ही रहेगा, लेकिन आधार अब कितना हो जाएगा, 9, टोटल हो जाएगा 9। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, H बटे 9, इसकी जगह हम tan 90 माइनस थीटा की जगह cot थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा और cot थीटा, इन दोनों का यदि हम इंटू करेंगे, समीकरण को 2 दे दें और इन दोनों का इंटू कर दें, तो tan थीटा गुणित cot थीटा बराबर H बटे 4 का गुणा H बटे 9 में, तो H बटे 4 इंटू H बटे 9, ओके। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा गुणित cot थीटा बराबर 1, तो H इंटू H का स्क्वायर, 4 नम 36, 36 कहाँ गया, उधर गया, 36 से कम 36, तो H स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 36 आएगा। तो H इक्वल टू √36, √36 का मतलब प्लस माइनस 6, मतलब प्लस का
6 ही आपको लेना है, ऊंचाई को ऋणात्मक नहीं लेते हैं। तो एच की वैल्यू 6। तो आपको ये प्रूव यही करना था यहाँ बच्चों कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आपको यहाँ पर प्रूव हो गई। एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है। केंद्र से दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आपको ये त्रिज्या निकालना है। तो 4, 5, तो ये बच्चों डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3 पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, तो 3 यहाँ त्रिज्या आ जाएगी। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बच्चों ये। तो इसको भी हम हल कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर हल करता हूँ, देखिए ध्यान से। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के वृत्त की 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। तो 2 सकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से हम यहाँ पर 2 सकेंद्रीय वृत्त बना लेते हैं। एक की जो त्रिज्या है वो 5 है और दूसरी की त्रिज्या कितनी है? 3 है। अब क्या करना है, यहाँ पर बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, इधर से बना लेते हैं। पहले हमने त्रिज्या बना लिया, पहले हम स्पर्श रेखा बनाते हैं जीवा वाली। अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, आपको ये कितनी है? छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है। तो आपको ये जीवा की लंबाई 5, 3, तो बच्चों ये कितना है? 4, और 4 कितने हो जाएंगे? 8। तो जीवा की लंबाई बच्चों कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र पर जीवा 120 डिग्री का कोणांतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको इसको कर लेना है। मैंने आपके लिए कर रखा है, ध्यान से आप इसको उतारिए और इसको नोट डाउन करिए किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से आप इसको देखिए। इसमें आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल करके माइनस करना है। त्रिभुज OAB यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके क्षेत्रफल को जरूर निकालना है। तो किस प्रकार से हमने यहाँ पर निकाल रखा है, ध्यान से आप देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए और इसको करिए और बार बार करिए। बार बार करके ही आप इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात, किसकी परिधि। तो वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करना है, इसकी परिधि। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए कर रखा है, ध्यान से इस देखिए, करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या दे रखिए 7/2 की वैल्यू आ जाएगी। त्रिज्या की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। चतुर्थांश का क्षेत्रफल θ/360, इस प्रकार से 77/8 वर्ग सेंटीमीटर इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके बच्चों, इसके बाद है रैखिक समीकरण युग्म x2 रैखिक समीकरण प्रतिस्थापन विधि से आप आराम से इन दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है। इस क्वेश्चन को 2023 वाले पहले वाले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें कर रखा है, उस वीडियो को देखिए ध्यान से और इसको भी आप कर सकते हैं। एक खिलौना त्रिज्या, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी मैंने आपके लिए कर रखा है, जिसमें खिलौनों की जो त्रिज्या है वो आपको 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से अर्धगोले के ऊपर एक खिलौना शंकुनुमा खिलौना है, पूरा एक खिलौना है जिसमें एक शंकु है, एक अर्धगोला है। तो इसको भी आप नोट डाउन करिए, इसको समझिए। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। पहले तिर्यक ऊंचाई इस प्रकार से निकाल रखी है, 12.25 है। खिलौनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ 2πr वर्ग प्लस πrl। एल की वैल्यू हम यहाँ पर निकालने के बाद ही इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और इसका जो आंसर आएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 214.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दवा के कैप्सूल के एक बेलन आकार का है। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने आपके लिए यहाँ पर कर रखा है, आप इसको नोट डाउन करिए। इसमें दवा का कैप्सूल है, 14 मिलीमीटर का है, लंबा है। तो कैप्सूल की जो लंबाई, बेलनाकार कैप्सूल की लंबाई 9 मिलीमीटर हो जाएगी। ओके, क्योंकि 2.5 इधर से भी क्रॉस माइनस हो जाएगा, 2.5 इधर से ही माइनस होगा। तो टोटल मिलके 5 लंबाई जो है इसमें माइनस हो जाएगी, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 मिलीमीटर इसकी बेलन की लंबाई आएगी। ओके, त्रिज्या है 5/2 मतलब 2.5। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस कैप्सूल के दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोले, तो 2 अर्धगोले हैं, तो 2 गुणित अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुणित अर्धगोला 2πr² हो जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है लास्ट, बहुत सिंपल है और इसको भी मैंने आपके लिए कर रखा है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैंने यहाँ कर रखा है, माध्य निकालना है।
आप इसको नोट डाउन करिए, माध्य किस तरीके से निकालते हैं। इसमें प्राप्तांक x विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो इसको हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से किया है। आप प्रत्यक्ष विधि से इसको कर सकते हैं आराम से। 10 में 1 का इंटू करना है, इसको xi देना है, इसको fi देना है, xi fi इन दोनों का इंटू करके यहाँ लिखना है, सबको जोड़ना है। 1779 आए हैं, 1779 को आपको 30 से भाग देना है। 59.3 प्राप्त अंकों का माध्य है, ये आया है। इसके बाद नीचे वाला जो क्वेश्चन आपका ये है, 20 परिवारों की आय में परिवारों की संख्या और सदस्यों के आपको यहाँ पर बहुलक निकालना है। तो इस प्रकार से ये बहुलक का क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए कर रखा है, ध्यान से इसे नोट डाउन की। बहुत ईजी क्वेश्चन आता है बहुलक का, तो सबसे अधिक बारंबारता होगी वही उसका बहुलक होगा। ओके, तो ये बहुलक वर्ग हो गया 3 5, तो एल की वैल्यू 5 है यहाँ पर, ये एल बराबर 5 यहाँ लिख रखा है। F0 F1 F2, F0 की वैल्यू 7 है, F1 की वैल्यू 8 है, F2 की वैल्यू 2 है। इस प्रकार से बहुलक के जो सूत्र में अपने को इसकी वैल्यू, सभी की वैल्यूज पुट करना है। पुट करने के बाद जो है बहुलक कितना आएगा, 3.286 आएगा बच्चों। इस प्रकार से आपके लिए मैं कोशिश करूँगा, मानता हूँ कि ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।